हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने लास्ट क्लास में पिछले यानी फर्स्ट लेक्चर में क्वांटिटी सर्वेइंग और वैल्यूएशन के फर्स्ट सेक्टर में सिलेबस देखा था और उसके बाद एस्टिमेशन देखा था। एस्टिमेशन की इम्पोर्टेंस देखे थे। फिर आपने क्वांटिटी सर्वे देखा था, क्या होता है क्वांटिटी सर्वेयर, क्या होता है प्राकलन की स्कोप, क्या होता है यानी इसकी संरचना कैसी होती है। ठीक। फिर आपने देखा था प्राकलन के उद्देश्य क्या क्या है। ठीक। परिव्यय ज्ञात करने में, सामग्री, औजार और श्रमिक समय ज्ञात करने में, विशिष्टियाँ का अनुपालन कराने में, कार्य की प्रगति पर नियंत्रण रखने के लिए, निविदाएँ आमंत्रित करने के लिए, भुगतान करने के लिए, ठीक, संपत्ति का मूल्यांकन करने के लिए, सब देखा था हमने। फिर हमने देखा था कि निर्माण लागत को प्रभावित करने वाले कारण क्या क्या हो सकते हैं। 8-9 कारक हमने देखे थे। फिर हमने देखा था प्राकलन के लिए डाटा क्या चाहिए, यानी आपको जब प्राकलन बनाने बैठेंगे तो उससे पहले आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी कम से कम, जो प्राकलन बनाने के लिए अनिवार्य हैं। फिर हमको देखना था कि राशि सर्वेक्षण के अंतर्गत क्या क्या काम आते हैं। ठीक। जैसा कि हमने डिस्कस किया, जो क्वांटिटी सर्वेइंग होता है ये थोड़ा ब्रॉड टर्म है एज कंपेयर टू एस्टिमेशन। ठीक। तो विशिष्टियाँ तैयार करने में, तो क्वांटिटी सर्वेयर क्या करता है, विशिष्टियाँ तैयार करता है, यानी स्पेसिफिकेशन बनाता है। पूरे डिटेल स्पेसिफिकेशन की बात चल रही है यहाँ पे। हर एक आइटम की डिटेल स्पेसिफिकेशन बनाने का काम इसमें आता है। फिर परिमाणों की गणना तथा BOQ, बिल ऑफ क्वांटिटी तैयार करता है वो। ठीक। और सारे परिमाणों की गणना करता है कि कितने परिमाण लगे हुए हैं, यानी मेजरमेंट करता है कुल मिला के। ठीक। और फिर प्रारंभिक लागत का पता लगाता है। ठीक। निर्माण कार्य शुरू होने से पूर्व। ठीक। फिर विभिन्न चरणों पर विस्तृत प्राकलन बनाता है। विभिन्न चरणों पर यानी निर्माण कार्य शुरू होने से पूर्व, जब निर्माण कार्य चल रहा होता है, उसके साथ साथ विभिन्न चरणों पर जब जब उसको आंशिक भुगतान की या पूर्ण भुगतान की जरूरत पड़ती है। ठीक। मूल्यांकन करना, किसी भी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन भी क्वांटिटी सर्वेइंग के अंतर्गत आता है। तो आपने देखा कि क्वांटिटी सर्वेइंग में यहाँ से लेके सारे चैप्टर इन्वॉल्व हो गए। ठीक। लेकिन अगर वैल्यूएशन आपको देखें, एस्टिमेटर देखें, तो एस्टिमेटर का काम एस्टिमेशन तक काम खत्म हो जाता है। ठीक है। फिर आपके पास है पर्पस, क्या क्या हो सकता है। ठीक। कार्य के आयतन तथा लागत का सटीक अंदाजा लगाना, ये तो मेन पर्पज है ही है कि आपको पता होना चाहिए कितना कार्य लगेगा और कितना पैसा लगेगा इस कार्य में। फिर टेंडर तैयार करने के लिए श्रमिक और इसकी सामग्री का ब्यौरा देना और कार्य का आयतन का पता लगाना। ठीक। क्योंकि इसके बिना आप टेंडर को आमंत्रित नहीं कर सकते। इन कम से कम ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, सामग्री कितनी है, श्रमिक कितनी है और कार्य का आयतन कितना, वॉल्यूम ऑफ वर्क कितना है। तभी आप टेंडर को इनवाइट कर पाएंगे, तभी सामने वाला टेंडर फिल भी कर पाएगा। ठीक। मौके पर पूर्ण हुए कार्य का ब्यौरा रखना, कितने, कोई अगर कार्य है तो कितना कार्य कंप्लीट हो गया है उसका ब्यौरा भी एक क्वांटिटी सर्वेइंग का ही पार्ट है। क्यों? क्योंकि ब्यौरा नहीं रखेगा तो वो भुगतान कैसे करेगा। समय समय पर भुगतान के लिए रिसिप्ट देना, यानी प्रमाण पत्र देना। अगर मान लीजिए कोई भवन 4 तल्ले का है, अगर उसमें से 2 तल्ले कंप्लीट हो गए हैं तो इसका भुगतान करना पड़ेगा। तो इसको भुगतान के लिए आपको डिटेल एस्टिमेट बनाना पड़ेगा और उसकी रिसिप्ट तैयार करके पास करवानी पड़ेगी, तभी ये भुगतान पास होगा। ठीक। कार्य राशि में आई भिन्नता का विवरण रखना। ठीक। कार्य राशि में कितनी सेंशन हुई थी, यानी कितना एस्टिमेशन आपने बनाया था और एक्चुअल में कार्य राशि में कितनी लगी है, दोनों की जो भिन्नता है उसका पूरा ब्यौरा रखना, ये क्वांटिटी सर्विंग का काम है। ठीक। तो क्वांटिटी सर्विंग थोड़ा बड़ा टर्म है। ठीक। बहुत बड़ा टर्म है एज कंपेयर टू एस्टिमेशन। ठीक। तो ये आपका था फर्स्ट यूनिट, जिसमें हमने देखा कि इस यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन इस बेसिक डिफिनीसन, बेसिक पर्पस, स्कोप, ये सब आपको पता होना चाहिए इस डिफिनीसन के अंतर्गत। हाँ, तो हमारा सेकेंड यूनिट है आपका, जिसमें हम टाइप्स ऑफ एस्टिमेट देखेंगे। ठीक है। टाइप्स ऑफ एस्टिमेट यानी हम देखेंगे प्रिलिमिनरी एस्टिमेट यानी प्रारंभिक प्राकलन। फिर हम देखेंगे डिटेल एस्टिमेट यानी विस्तृत प्राकलन। ठीक। प्रारंभिक प्राकलन में बहुत सारे टाइप से बनाया जा सकता है इसको, लेकिन हमारे सिलेबस में मेजरली 2 ही टाइप है, प्लिंथ एरिया और क्यूबिक कंटेंट एस्टिमेशन। ठीक। और फिर डिटेल एस्टिमेशन में हम उसकी डिफिनीशन देखेंगे, उसके टाइप देखेंगे। ठीक। और हम स्टेजेस देखेंगे कि कितने स्टेज में आपका ये एस्टिमेट बनाया जाता है, डिटेल एस्टिमेट। ठीक। तो पहला है आपका प्रारंभिक प्राकलन। ठीक। तो पहला प्रारंभिक प्राकलन या प्रस्तावित कार्य के निर्माण की मोटे तौर पर मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, मोटे तौर पर यानी मोटा मोटी कॉस्ट आपको पता चलेगी इससे। ठीक है।
एग्जैक्ट कॉस्ट या एक्यूरेट कॉस्ट पता नहीं चलेगी आपको, केवल एक मोटा मोटी कॉस्ट का भान होगा केवल, ठीक। एग्जैक्ट कॉस्ट तो आपको बाद में ही पता चलती है, लेकिन ये जो कॉस्ट होगी ये थोड़ी रफ कॉस्ट होगी, ठीक। अनुमानित लागत का भान कराता है और प्रशासनिक व अन्य औपचारिक स्वीकृतियां प्राप्त करने के लिए बनाया जाता है, ठीक। अगर आपको कोई प्रशासनिक स्वीकृति लेनी है यानी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेना है तो उसके लिए प्रारंभिक प्राक्कलन होना आपके पास आवश्यक है, ठीक। क्योंकि अगर आप ये नहीं बनाएंगे तो जिस भी प्रशासन से आप ले रहे हैं उसको नहीं पता होगा कि कितना कॉस्ट आने वाला है, ठीक। तो वो कॉस्ट का आपको फंड का अलॉटमेंट नहीं कर पाएगी बिना इसके, ठीक। और राजकीय बजट में आवश्यक धनराशि का प्रावधान रखने के लिए प्रारंभिक प्राक्कलन की आवश्यकता पड़ती है। जब आपको बजट का प्रावधान करवाना होता है, जैसे आप बजट देखते हैं तो बजट में पैसा सैंक्शन होता है कि 1000 करोड़ रुपया इसलिए, 1200 करोड़ रुपया इसलिए, तो कैसे पता चलता है? ये इसी की देन है, ठीक। तो जब आपको बजट में आपको प्रावधान कराना है किसी भी चीज़ का तो आपको उसके लिए प्रारंभिक प्राक्कलन बनाना आवश्यक है, ठीक। आवश्यक इस प्राक्कलन को तैयार करने में कम समय लगता है। जाहिर सी बात है, जब ये रफ कॉस्ट है तो इसको तैयार करने में समय कम ही लगेगा। अतः योजनाएं बनाते समय यह प्राक्कलन बड़ा ही उपयोगी होता है। पूर्व अज्ञात फुटकर व्यय के लिए 5 से 10% जोड़ लिया जाता है, ठीक। तो जब योजनाएं बनाते हैं, आप किसी भी चीज़ की योजना बनाते हैं तो उसके लिए प्रारंभिक प्राक्कलन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप सारा प्राक्कलन बना लेते हैं तो लास्ट में आप 5 से 10% फुटकर व्यय होते हैं, ठीक, जिनका हमें पहले से पता नहीं होता, तो उसके लिए हम लमसम वैल्यू 5 से 10% को जोड़ लेते हैं, ठीक। तो ये है आपकी प्रारंभिक प्राक्कलन। इसमें रफ लागत प्राक्कलन के साथ परियोजनाओं का संक्षिप्त रिपोर्ट भी तैयार करना पड़ता है, ठीक। संक्षिप्त रिपोर्ट बनाना पड़ता है कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे कैसे होंगी, इसका लॉस और हानि क्या हो सकती है, इम्पैक्ट क्या हो सकता है, ये सब बताना पड़ता है आपको, जिसमें निर्माण की आवश्यकता और महत्व का उल्लेख भी भेजना होता है, ठीक। प्राक्कलन के साथ साथ स्थल प्लान, विन्यास प्लान, ये सब आपको सारे तरह के प्लान लगाने पड़ते हैं, ठीक, भेजना जरूरी है। रफ लागत प्राक्कलन में विशिष्टियों की संक्षिप्त चर्चा होनी चाहिए। जो स्पेसिफिकेशन होता है उनको मैं आपको डिटेल स्पेसिफिकेशन नहीं देना रहता, लेकिन आपको संक्षिप्त में यानी शॉर्ट में स्पेसिफिकेशन देना रहता है अगर आप प्रारंभिक प्राक्कलन बना रहे हैं और स्वीकृति के लिए इसको भेज रहे हैं, तो ये चीज़ें इसमें लगी रहती हैं। अब कैसे कैसे आप याद कर सकते हैं इसको? प्रारंभिक प्राक्कलन के अंतर्गत निम्न प्राक्कलन आते हैं। कौन कौन से? पहला आता है यूनिट रेट एस्टिमेट, ठीक। फिर आता है आपके पास कुर्सी तल यानी प्लिंथ एरिया एस्टिमेट। फिर है आपके पास घनीय दर प्राक्कलन, ठीक। फिर है आपके पास प्रतिशत दर प्राक्कलन, और पांचवा आपके पास श्रमिक और सामग्री के आधार पर प्राक्कलन। ये पांचों तरह के प्राक्कलन में से दो ही तरह के आपके सिलेबस में है, प्लिंथ एरिया और क्यूबिक कंटेंट, लेकिन ये पांचों का आपको नाम पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि प्रारंभिक प्राक्कलन बताइए, उसके टाइप बताइए, तो आपको पांचों लिख के आने हैं, ठीक। तो ये है आपका प्रारंभिक प्राक्कलन। अब इसमें हम एक एक करके सबको देखते जाएंगे। तो आपका पहले तरह का जो प्राक्कलन है यानी इकाई प्राक्कलन यानी यूनिट रेट एस्टिमेट, ये आपका भवनों के लिए, कॉलोनी के लिए, भंडारण टंकी या फिर आपका पुल हुआ, नहर हुआ, ठीक, इन सब चीज़ों के लिए बनाया जाता है, ठीक है, जिनमें यूनिट आप डिफाइन कर पाते हो, जिनकी कोई यूनिट आप डिफाइन कर पाते हो, ठीक। ये एक तरह का रफ प्राक्कलन है, आपको पता है ये चीज़ तो, ठीक। जब इसी तरह के प्राक्कलन को जिसमें आप नहर का, रोड का, या फिर किसी भवन का, कॉलोनी का, भंडारण टंकी का, ठीक, या फिर किसी रेलवे लाइन का अगर प्राक्कलन बनाते हैं तो इसको कहते हैं इकाई दर प्राक्कलन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, आप किसी भी जिसका भी आप प्राक्कलन बनाने जा रहे हैं उसकी आपको इकाई दर पता होनी चाहिए, यानी यूनिट रेट पता होनी चाहिए। यूनिट रेट कैसे पता चलेगी आपको? मान लीजिए अगर रेलवे लाइन का बना रहे हैं, ये कोई रेलवे लाइन है, इसकी आपको प्राक्कलन बनाना है, तो इसके जस्ट बगल में, इसके विसिनिटी में यानी इसके एरिया में कोई रेलवे लाइन होगी जो पूर्व में बनी होगी, उसका हम देखेंगे कि उसकी 1 किलोमीटर की कॉस्ट कितनी आई थी, यानी यूनिट कॉस्ट कितनी आई थी, ठीक। तो ये उसकी यूनिट रेट हो गई। अब इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके आप इस जो नए वाली रेलवे लाइन है इसका आप अनुमान लगा सकते हो। अगर आपको 500 किलोमीटर की रेलवे लाइन बनानी है तो अगर आपने यूनिट रेट निकाला है तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके यूनिट रेट से। हाँ, यूनिट रेट में थोड़ा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा आपको, ठीक। जैसे फिर मान लीजिए, या फिर और एग्जांपल, अगर आपने कोई हॉस्पिटल बनाना है, ठीक, तो हॉस्पिटल की यूनिट रेट हो जाएगी पर बेड,
यूनिट पर बेड हो जाएगी आपकी, ठीक। या फिर आपको स्कूल बनाना है मान लीजिए, तो स्कूल हो जाएगी पर सीट, ठीक, या पर क्लास, ठीक। ये उसकी यूनिट हो जाएगी। तो आप यूनिट ज्ञात करेंगे कैसे? जो उसके एरिया में पहले से बने भवन होंगे उसकी यूनिट क्वांटिटी, यूनिट रेट निकालने के बाद, ठीक। तो मान लीजिए अब जैसे बहुत चीज़ हो सकती है, आपका भंडारण टंकी है मान लीजिए, वाटर टैंक है, तो वाटर टैंक में आप क्या करेंगे, पर 1000 लीटर की कॉस्ट निकाल लेंगे, ठीक। और आपको 50,000 लीटर की टंकी की कॉस्ट निकालनी है तो आप निकाल लेंगे इससे, ठीक। तो और भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे आपको सड़क की निकालनी है, रोड की निकालनी है, तो रोड की क्या करेंगे, पर किलोमीटर की कॉस्ट निकाल लेंगे, ठीक। पर किलोमीटर की कॉस्ट निकालेंगे, कितनी रेट है उसकी, उसके हिसाब से जितनी भी आपको रेट, जितनी भी आपको लेंथ में रोड बनानी होगी उसकी आप निकाल लेंगे, ठीक। तो ये है आपका यूनिट रेट। यूनिट रेट में क्या, आपको यूनिट रेट पता होती है और आप एक्चुअल लेंथ से मल्टीप्लाई करके या एक्चुअल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई करके उसकी रेट निकाल सकते हैं। फिर आपके पास है कुर्सी दल क्षेत्रफल। कुर्सी क्षेत्रफल, पहले तो ये डिफाइन होना चाहिए कि कुर्सी क्षेत्रफल क्या होता है। तो कुर्सी क्षेत्रफल तहखाना अथवा ऊपरी फर्श तल पर आच्छादित क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर भवन के उस फर्श का कुर्सी क्षेत्रफल, यानी जो प्लिंथ पे जो भी एरिया कवर करती है बिल्डिंग, ठीक, उसको कहते हैं आपका कुर्सी क्षेत्रफल, ठीक। लेकिन इसमें एक कंडीशन लगी हुई है, अगर प्लिंथ के बाहर कोई खसका होता है या कोई ऑफसेट होता है, प्लिंथ का ऑफसेट, तो उसको काउंट नहीं किया जाता। मतलब ये जो बाहर का ऑफसेट है उसको छोड़ दिया जाता है एरिया कैलकुलेशन में, ठीक। लिखा हुआ है इसमें, कुर्सी क्षेत्रफल में कुर्सी तल के बाहरी खसका यदि कोई हो तो सम्मिलित नहीं किया जाता, परंतु इसकी दीवार की, कुर्सी तथा फर्श तल की मोटाई सम्मिलित रहती है। यानी इसके अंतर्गत कुर्सी क्षेत्रफल पर जो भी एरिया है इंक्लूडिंग वॉल, यानी दीवार का एरिया भी उसमें इंक्लूडेड है, ठीक। लेकिन बाहरी खसका जो है ये आपको इंक्लूड नहीं करना। कुर्सी तल पे जो खसका होता है, कुर्सी तल पे कौन सा खसका होता है ये इसमें देखिए, फिगर में आपको दिख जाएगा, ये रहा कुर्सी तल पर बाहरी खसका, ये रहा, इसको आप कैलकुलेट नहीं करेंगे एरिया कैलकुलेशन के लिए। तो ये है आपका। अब इसमें भी सेम फंडा है, आप पर यूनिट एरिया का आप कॉस्ट पता चलेगी, कॉस्ट पता कर लेंगे। कॉस्ट कैसे पता करेंगे, यानी रेट कैसे पता करेंगे, वो पता करेंगे आप जिस भी भवन को आप बनाने जा रहे हैं उसके बगल में कोई पहले से बना हुआ समरूप बिल्डिंग, यानी उसी की तरह की कोई बिल्डिंग होगी, उसकी कॉस्ट को उसके प्लिंथ एरिया से डिवाइड करके आप क्या निकाल लेंगे, प्लिंथ एरिया रेट निकाल लेंगे। एरिया से डिवाइड करेंगे कॉस्ट को, आप प्लिंथ एरिया रेट निकाल लेंगे। अब आपको जो नया भवन बनाना है उसका प्लिंथ एरिया निकाल के उसकी रेट से मल्टीप्लाई करके आप टोटल कॉस्ट निकाल लेंगे। ये भी क्या है, एक तरह की रफ कॉस्ट है, ठीक। अब एक क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। मान लीजिए ये भवन दिया हुआ आपको, ठीक, भवन दिया है, कुर्सी क्षेत्रफल ज्ञात करिए और कुर्सी क्षेत्रफल दर, आपको कुर्सी क्षेत्रफल दर दी हुई है, ठीक। और प्रति वर्ग मीटर अपनाते हुए भवन का राफ प्रांगण बनाना है, ठीक। तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा, आपको पहले कुर्सी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। तो कुर्सी क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, देखिए भवन आपके पास, ठीक, भवन की अंदर से अंदर माप दी हुई है आपकी, ये रही 4.20 और 3 मीटर इंटू 3 मीटर, और दीवार की मोटाई दी हुई है 20 सेंटीमीटर। तो इसमें आप क्या करेंगे, 4.2 में प्लस आप जोड़ देंगे, 2 वॉल जोड़ेंगे क्योंकि दोनों तरफ से 2 वॉल जुड़ेंगे, तो 0.2 इंटू 2, ठीक। तो ये आपने ये लेंथ निकाल ली कितनी, 4.6, ठीक। ये तो हो गई आपकी लेंथ। फिर आपको विड्थ निकालनी पड़ेगी। विड्थ कितनी निकालेंगे, 3 आपके पास लेंथ है टोटल, यानी 3 आपके पास लेंथ वो है, विड्थ है, और उसमें आप जोड़ेंगे 0.2 इंटू 2 यानी 3.4, ठीक, 3.4। तो ये रही 3.4, ठीक। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ये जो 5 सेंटीमीटर का बाहर का खसका आपको दिख रहा है प्लिंथ पे, उसको इंक्लूड नहीं करेंगे एरिया में। किसके में, कौन से एरिया में, प्लिंथ एरिया में। तो जहाँ बाहर का 5 सेंटीमीटर का वो है उसको आप इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक। तो टोटल एरिया आपके पास कितना हो जाएगा प्लिंथ एरिया, आपके पास हो जाएगा 4.6 इंटू 3.4, ये आपका एरिया हो जाएगा प्लिंथ एरिया, ना कि 4.7 इंटू 3.5। ये एरिया नहीं हुआ, क्यों, क्योंकि इसके अंदर प्लिंथ पे ऑफसेट आपका इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये आप इंक्लूड नहीं करेंगे। तो आपके पास टोटल एरिया कितना हो जाएगा, ये रहा प्लिंथ एरिया आपने निकाल लिया, 4.6 इंटू 3.4 इक्वल टू हो जाएगा 15.64 मीटर स्क्वायर। और आपको यूनिट रेट पता है,
ये यूनिट रेट कहाँ से आई है? ये यूनिट रेट ऐसा ही जो भवन जो आप प्लान दिया हुआ है, ऐसा ही भवन कभी फ्यूचर में या कब पास में बना होगा, सॉरी फ्यूचर कह रहा हूँ, पास में बना होगा, उसका आप यूनिट रेट पता किए होंगे, उसी से ये यूनिट रेट निकल के आया। तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास टोटल एरिया इतना है और प्रति यूनिट एरिया की कॉस्ट 11,000 रुपये है, उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। टोटल कॉस्ट हो गई आपकी 1,72,040 रुपये। ठीक, तो ये आपकी रफ रफ एस्टीमेट है, यानी रफ आपका प्राकलन है। ओके, तो इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, आपको पता है, बस आपको पता होना चाहिए कि प्लिंथ एरिया कैसे निकाला जाता है। प्लिंथ एरिया में वॉल का एरिया भी इंक्लूडेड होता है, लेकिन जो प्लिंथ पे ऑफसेट होता है, ठीक है, यानी प्लिंथ का जो खसका होता है वो इंक्लूड नहीं किया जाता है, वो सम्मिलित नहीं किया जाता। ठीक, यह प्रांकलन भवनों आदि के लिए अपनाया जाता है जिसमें कुर्सी क्षेत्रफल की गणना की जा सकती है। ठीक है, क्योंकि भवन ही ऐसी बिल्डिंग है जिसमें प्लिंथ होता है और प्लिंथ के एरिया आप निकाल सकते हैं। ठीक, भवन की संरचना के कुर्सी तल पर जो आच्छादित क्षेत्रफल बनता है उसे कुर्सी क्षेत्रफल, इसमें कुर्सी तल पर प्लिंथ का दीवार का बाहर खसका होता है उसको हटा दिया जाता है और लंबाई और चौड़ाई का मल्टीप्लिकेशन लेके उपयुक्त कुर्सी क्षेत्रफल से दर से गुणा करके आप प्रांगण बना सकते हैं। कुर्सी क्षेत्रफल दर भवन के प्रकार, निर्माण सामग्री के स्तर आदि पर निर्भर करता है। कैसा भवन है आपका, किस तरह की सामग्री आपने यूज़ की उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, और क्या आपके पास दिया हुआ है कि कुर्सी क्षेत्रफल दर उस क्षेत्र में बने समान प्रकार के भवनों की लागत के आधार पर निर्धारित किया जाए। पहले चीज़ डिस्कस हो चुकी है कि आप कुर्सी क्षेत्रफल दर कैसे ज्ञात करेंगे। जिस भी भवन का आप प्रांगण बनाना चाह रहे हैं उस भवन के बगल में देखेंगे कोई बिल्डिंग इसके समरूप बनी हुई है, इसके जैसी बनी हुई है, उससे आप यूनिट रेट निकाल लेंगे। ठीक, अब उसमें जो आप इन्फ्लेशन का रेट है, जो भी है, बढ़ोतरी कमी हुई है, जो भी महंगाई बढ़ी है, उसके हिसाब से आप कम बेसी कर लेंगे उसको और यूनिट रेट निकाल लेंगे। फिर आपके पास है घनीय दर, यानी क्यूबिक रेट एस्टिमेट। क्यूबिक रेट यानी पहले तो आपको क्यूब निकालना पड़ेगा, क्यूब मतलब वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम किसका निकालेंगे, जिस भी चीज़ का आप एस्टिमेट बना रहे हैं। तो वॉल्यूम अगर भवन का बना रहे हैं तो भवन का वॉल्यूम क्या करेंगे आप, प्लिंथ एरिया जो आपने निकाला है, जो आपने प्लिंथ एरिया निकाला था, उससे आप बिल्डिंग की हाइट को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी प्लिंथ एरिया मल्टीप्लाइड बाई हाइट। हाइट किसकी, बिल्डिंग की हाइट। ठीक, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा वॉल्यूम। ठीक, तो ये आपका वॉल्यूम है टोटल। फिर आपको यूनिट रेट पता होना चाहिए वॉल्यूम का, यानी क्यूबिक रेट पता होना चाहिए। अब क्यूबिक रेट भी कैसे पता करेंगे, सेम फंडा। क्यूबिक रेट पता करने के लिए आपको क्या, आप जिस भी भवन का बनाने जा रहे हैं प्राकलन, उसके जैसा कोई भवन देखेंगे आसपास में जो कभी बना हो पहले, ठीक, उसका क्यूबिक रेट निकाल लेंगे। ठीक, क्यूबिक रेट निकालने के बाद आप क्या करेंगे, जो आपका नया भवन बनने वाला है, नया भवन जो बनने वाला है उसका आप एस्टिमेशन निकालेंगे। ठीक, तो अब आपको ऊंचाई याद करनी है। ऊंचाई कैसे कहते हैं, देखिए, यह प्रांकलन भवनों के छते हुए भाग के घनफल, यानी जितना भी भाग पे छत है आपका, उसका पूरे का वॉल्यूम आपको निकालना पर बनाया जाता है। भवन के घनफल के लिए वो घनीय दर से गुना करके भवन की प्रांकलित लागत ज्ञात कर ली जाती है। यानी आप क्यूबिक रेट निकाल लेते हैं, ठीक, और वॉल्यूम निकाल लेते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपको कॉस्ट पता चल जाती है। ठीक, तो ये इसके पीछे फंडा है। ठीक, भवन का घनफल ज्ञात करने के लिए इसके कुर्सी क्षेत्रफल हमने डिस्कस किया अभी कि कुर्सी क्षेत्रफल है और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर दीजिए। हाइट कौन सी, फर्श के तल से जो आपकी छत है उसके ऊपरी तल तक। ठीक, ये जो टोटल हाइट है इसको आप प्लिंथ एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको वॉल्यूम मिलेगा। ठीक, घनीय दर प्रांकलन कुर्सी क्षेत्रफल के दर से अधिक परिशुद्ध होता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो वॉल्यूमेट्रिक आपका, यानी ये जो आपका क्यूबिक रेट एस्टिमेट है, ये आपका प्लिंथ एरिया एस्टिमेट से ज़्यादा एक्यूरेट है। क्यों, क्योंकि इसमें हाइट का जो इफेक्ट होता है वो भी इंक्लूडेड हो जाता है। ठीक, क्योंकि इसमें भवन की छत ऊंचाई पर भी विचार किया जाता है, सीधी सी बात है। तो ये आपका है घनीय क्षेत्रफल। ठीक, फिर आपके पास आता है, तो ये आपके सिलेबस में दो ही है और हमने दो ही को डिस्कस किया डिटेल में। फिर आपके पास है फर्स्ट सेकंड थर्ड इज ओवर, फोर्थ है आपके पास परसेंटेज रेट। ओके, तो परसेंटेज रेट में हम क्या करेंगे, परसेंटेज रेट बनाया जाता है आपका, तो परसेंटेज रेट आपका बनाया जाता है जब आपको किसी भी बिल्डिंग की, ठीक, पीरियोडिक मेंटेनेंस करानी पड़ती है। ठीक, तो पीरियोडिक मेंटेनेंस में आपका क्या क्या चीज़ें आती हैं,
आपका कलरिंग आता है, ठीक, पेंट आता है, ठीक, आपको टूटे फूटे बदलने, जैसे कांच बदलने हैं, ग्लास रिपेयरमेंट, ठीक। तो ये सब चीज़ें जैसे मरम्मत में, जैसे आप सड़क सड़क देखते हैं, रोड का पैचअप वर्क जो होता है, ठीक। तो ये सब चीज़ों के लिए आप परसेंटेज रेट एस्टिमेट बनाते हैं। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो भी लागत आपने टोटल निकाली है, भवन बना हुआ है, उसकी कुछ कॉस्ट आई होगी एट लास्ट, आपने जब प्राकलन किया था, जब बनाया था इसको। अब आपको क्या करना है, इसके मेंटेनेंस करना है। तो आप क्या करेंगे, 1.5 से 2% इसमें स्पेसिफाई कर देंगे कि इतना आपको इस तरह की मेंटेनेंस में लगता है, ठीक। तो ये आपका रफ एस्टिमेट है, ठीक, खुदरा कार्यों के लिए, इसे पेटी वर्क जिसे कहते हैं, ठीक, जो हर साल पीरियोडिक मेंटेनेंस होती है उसके लिए ये एस्टिमेट अपनाया जाता है। इसमें कुछ नहीं है, जो भी आपने भवन की कॉस्ट निकाली है, ठीक, उसका 1 या 1.5% आप क्या कर लेते हैं, उसका लागत ले लेते हैं। किसका, जो आपका काम करने वाला है, जो मेंटेनेंस का काम, जैसे पेंटिंग हुआ, रिपेयरमेंट हुआ ग्लासों का, ठीक, पुताई हुआ, प्लास्टरिंग हुआ, ये सब चीज़ें जो है, ठीक। या फिर सड़क में पैचअप वर्क जो आप करते हैं, प्रति किलोमीटर से सड़क होती है आपकी, तो पर किलोमीटर में पैचअप वर्क किया जाता है, यानी इनका रिपेयरमेंट किया जाता है, जो पॉट होल्स हैं उनको भरा जाता है, ठीक। तो ये सब चीज़ें हैं आपकी इसके अंदर। फिर आपका आता है सामग्री व श्रमिक के आधार पर, ठीक। तो श्रमिक और सामग्री के आधार पर इसमें क्या है आपका, हमको पता है कि किसी भी कॉस्ट की 65 से 70% जो कॉस्ट होती है वो आपकी मटेरियल कॉस्ट होती है, ठीक। और 25 से 30% जो कॉस्ट होती है आपकी, वो आपकी होती है लेबर कॉस्ट, ठीक। तो इस तरह के प्रांगण में हम क्या करते हैं, इन्हीं दोनों कॉस्ट का सम कर लेते हैं, अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कितना मटेरियल लगेगा, ठीक, और कितना लेबर वर्क लगेगा इस काम को करने में, और इन दोनों का सम कर लिया जाता है। और इसी को आपको क्या बोल देते हैं कि ये आपका एस्टिमेशन की वैल्यू है, यानी कॉस्ट है आपकी, मतलब एज्यूम्ड कॉस्ट है, यानी आपकी जो प्रांकलित राशि है वो यही, क्या, दोनों का जो, ठीक। तो ये आपके क्या है, ये आपने रफ एस्टिमेट किया, आपने कहीं भी कोई भी विस्तृत एस्टिमेट नहीं किया, आपने रफ रूप से पता लगाया कि कॉस्ट क्या हो सकती है भवन की, ठीक। इस तरह का प्रांकलन हम क्यों करते हैं, इस तरह का प्रांकलन हम प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के लिए करते हैं। और ये तरह के प्रांकलन 4-5 तरीकों से बनाए जाते हैं, पांचों का नाम पता होना चाहिए। आपके सिलेबस में 2 है, कुर्सी क्षेत्रफल और घनीय क्षेत्रफल, घनीय आपका रेट यानी क्यूबिक रेट एस्टिमेट। तो आपके पास अगला है अब विस्तृत प्रांकलन, ठीक। अब विस्तृत नाम में ही विस्तृत लिखा हुआ है, ठीक। तो इसके अंदर क्या करते हैं, या प्रांकलन निर्माण कार्य की स्वीकृति मिलने पर, जैसे ही आपको प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल मिल जाता है, प्रशासनिक स्वीकृति मिल जाती है, तो आपको निर्माण कार्य शुरू करना पड़ता है, ठीक। शुरू करने के लिए आपको पैसा चाहिए होता है, तो पैसा आपको जब तक नहीं मिलेगा, जब तक आप उसका डिटेल एस्टिमेट बना के उसकी तकनीकी स्वीकृति नहीं प्राप्त कर लेते, ठीक, या फिर डिटेल एस्टिमेट बना के उसका फंड का अलॉटमेंट नहीं करा लेते। तो ये डिटेल एस्टिमेट आपको किस लिए बनाना होता है, आपको तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए। तकनीकी स्वीकृति मतलब जो भी आपका टेक्निकल बॉडी होती है वो ये देखती है कि जो आपका एस्टिमेट है या फिर जो आपका कंस्ट्रक्शन वर्क है, क्या ये टेक्निकली साउंड है, क्या ये टेक्निकली स्ट्रॉन्ग है, ठीक, या है कि नहीं है, इसमें कोई लूप होल तो नहीं है इनके कंस्ट्रक्शन में, ठीक। तो ये चीज़ें चेक करानी पड़ती है, तो इसके लिए आपको डिटेल एस्टिमेट बनाना पड़ता है, ठीक। कार्य वास्तविक रूप से शुरू करने के लिए बनाया जाता है या प्रस्तावित निर्माण की यथासंभव काफ़ी शुद्धता। अब ये देखिए, जो आपने रफ एस्टिमेट किया वो एक रफ एस्टिमेट था, अब ये क्या है, ये और करेक्ट है किसके, और पास है किसके, एक्यूरेट वैल्यू जो है आपकी एक्चुअल कॉस्ट जो है, एक्चुअल कॉस्ट के और करीब है। कौन सा, इसकी लागत, यानी जो अगर आप दोनों में कंपेयर करें रफ कॉस्ट और रफ एस्टिमेट और डिटेल एस्टिमेट में, तो डिटेल एस्टिमेट ज़्यादा एक्यूरेट है। क्यों, क्योंकि इसमें एक्यूरेटली बहुत ही परिशुद्धता से हर हर आइटम को जोड़ा जाता है और हर आइटम की कॉस्ट निकाल के उसका सम किया जाता है, इसीलिए ये ज़्यादा एक्यूरेट है, ठीक। यह प्रस्तावित निर्माण कार्य की यथासंभव शुद्धता से अनुमानित लागत दर्शाता है। निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति, सीधी सी बात, अगर आपको निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करनी है, ठीक, तो टेक्निकल आपको ऑफिसर देगा, चाहे वो असिस्टेंट इंजीनियर हो, जो भी जिसके पास भी अथॉरिटी होगी, ठीक। प्राप्त करने के लिए इसका विस्तृत प्रांकलन पेश करना आवश्यक होता है। तो जो विस्तृत प्रांकलन है वो आपको टेक्निकल सेंशन के लिए चाहिए, प्रिलिमिनरी जो आपका वो है एस्टिमेट है वो आपको चाहिए तक एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए, यानी प्रशासनिक स्वीकृति के लिए, ये तकनीकी स्वीकृति के लिए। फिर विस्तृत प्रांकलन कितने प्रकार के होते हैं, विस्तृत प्रांकलन इतने प्रकार से बनाए जा सकते हैं, 1 2 3 4, कौन कौन से हैं इसमें, इसमें मद दर प्रांकलन है, ठीक। फिर आपके पास पूरक प्रांकलन है,
फिर आपके पास संशोधित या पुनर्रचित प्रांकलन है, फिर आपके पास वार्षिक या अनुरक्षण प्रांकलन है। ठीक, तो हम इसमें पहला देखते हैं विस्तृत मध्य दर प्रांकलन। अब इसके नाम में ही बहुत कुछ लिखा हुआ है। देखिए, विस्तृत या मध्य दर, तो मध्य दर का मतलब आप एक एक आइटम को निकालेंगे। ठीक, जितने भी आइटम आपके बिल्डिंग में लगे हुए हैं, जैसे कंक्रीट वर्क, ठीक, ब्रिक वर्क, स्टोन वर्क, वुड वर्क, स्टील वर्क, ठीक, जितने भी टाइप के आपके वर्क हैं, एक से एक एक आइटम को आप लेके उसकी सारों का परिमाण ज्ञात करेंगे। परिमाण मतलब उसकी क्वांटिटी निकालेंगे कि कितनी क्वांटिटी है, उसकी कितनी क्वांटिटी लगी हर एक आइटम की। कंक्रीट वर्क, वुड वर्क, स्टील वर्क, स्टोन वर्क, ठीक, प्लास्टर वर्क, ठीक, डीपीसी, जो भी लगी हुई, जो भी चीज़ें लगी हुई हैं पूरी, और उनकी क्वांटिटी निकाल लेंगे। क्वांटिटी निकालने के बाद इनकी यूनिट रेट से इनको मल्टीप्लाई करेंगे। यूनिट रेट मतलब इनकी रेट से, ठीक, मल्टीप्लाई करने के बाद आप हर एक आइटम की कॉस्ट निकालेंगे। ठीक, क्वांटिटी निकाली, फिर रेट से मल्टीप्लाई करके आपने हर एक आइटम की कॉस्ट निकाली। ठीक, और इन सारी कॉस्ट को जोड़ देंगे। इन सारी कॉस्ट को जोड़ के आप टोटल कॉस्ट निकालेंगे। ठीक, तो ये आपका क्या है, ये आपका डिटेल एस्टिमेट है, यानी मध्य दर प्रांकलन है। देखिए, ये काफ़ी परिशुद्ध और व्यवहारिक प्रांकलन है, जिसमें निर्माण कार्य शुरू होने से पूर्व बनाया जाता है। सीधी सी बात है, सारे प्रांकलन निर्माण कार्य शुरू होने से पूर्व बनाए जाते हैं। कुछ बाद में भी बनाए जाते हैं जब आपको पेमेंट करना रहता है। ठेकेदार को भुगतान के लिए भी यह विस्तृत प्रांकलन की आधार बनाया जाता है। सीधी सी बात अभी डिस्कस किया हमने कि जब आपको ठेकेदार को भुगतान करना रहता है तो आपको विस्तृत प्रांकलन ही बनाना पड़ता है। ठीक, प्रांकलन में प्रस्तावित संरचना की सभी संभावित मदों का परिमाण ज्ञात करके सुदशा से ज्ञात करनी है आपको। क्या परिमाण मतलब वही क्वांटिटी, ठीक, ज्ञात की जाती है और उनकी वर्तमान दरों से यानी रेट से मल्टीप्लाई कर लिया जाता है। अभी मैंने डिस्कस किया पूरा कि सबका एक एक का कॉस्ट निकालेंगे, सारे कॉस्ट को जोड़ के टोटल कॉस्ट निकालेंगे। ठीक, विस्तृत प्रांकलन में सभी ऊपरी परंतु आवश्यक मद हुआ। देखिए, टोटल कॉस्ट तो निकल गई आपकी, कौन सी, आपकी जो मटेरियल लगा है और आपने उसकी रेट से मल्टीप्लाई करके सब निकाल लिया। लेकिन क्या केवल मटेरियल और लेबर ही लगता है क्या कंस्ट्रक्शन में? नहीं, और भी चीज़ें होती हैं, जैसे भूमि अर्जन पर लगने वाला व्यय, जल और सीवर होता है, बिजली लाइनें होती हैं, पहुंच सड़क होती है, गेट और चौकीदारी होती है, इनकी चारों तरफ की बाउंड्री, इनको भी जोड़ा जाता है इनके अंतर्गत। ठीक, और भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे फुटकर व्यय होता है, कंटीजेंसी चार्जेस। कंटीजेंसी चार्जेस ऐसे चार्जेस जिसको आपको पहले से पता नहीं होता, लेकिन वे आते ही आते हैं आपके कंस्ट्रक्शन काम में। ठीक, फिर आपके पास क्या, कार्य भरभारित स्थापना यानी वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट। जैसे आपको गेटमैन रखना है, ठीक, गार्ड रखना है, मुंशी रखना है, इंजीनियर रखना है, अगर आपको किसी से कंसल्टेंसी ले रहे हैं तो ये सब क्या है, ये वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट है। ठीक, यानी ये अगर आपको उस जहाँ पे भी आप काम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन को सुचारू रूप से चलाने के लिए आपको कुछ खर्चे करने पड़ते हैं जो वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट के अंतर्गत आते हैं। और फुटकर खर्चे क्या होते हैं, जिन खर्चों का आपको पहले से पता नहीं रहता, ठीक, उनके लिए आप फुटकर खर्चे मान लेते हैं 2 से 3%। ठीक, तो ये आपके फुटकर खर्चे, ये भी इनमें जोड़ लिए जाते हैं। एक से एक चीज़ें, सारी की सारी चीज़ें इस विस्तृत प्रांकलन में जोड़ी जाती हैं, तब जाके विस्तृत प्रांकलन तैयार होता है आपका। ठीक, फिर आपके पास क्या है, विस्तृत प्रांकलन के आधार पर ही निर्माण की विभिन्न मदों के परिमाण और निर्माण सामग्री की मात्रा, श्रमिकों की सही सही संख्या ज्ञात करना संभव होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जब मटेरियल स्टेटमेंट बनाते हैं, मटेरियल स्टेटमेंट मतलब इस पूरे कंस्ट्रक्शन में कितनी टाइप के क्या क्या मटेरियल कितनी क्वांटिटी में लगा, सीमेंट कितना बैग लगा, ठीक, बालू कितनी क्यूब आपका जो सैंड है कितना क्यूबिक मीटर लगा, ठीक, या फिर आपकी एग्रीगेट कितना क्यूबिक मीटर लगा, ठीक, आपका वुड वर्क कितना क्यूबिक मीटर लगा। तो आप कहाँ से पता लगाएंगे, ये सब डिटेल एस्टिमेट से ही आपको पता चलेगा। ठीक, तो ये और निर्माण सामग्री और उसके बाद श्रमिकों की संख्या कि ये श्रमिक कितने लगेंगे और कितने टाइम तक लगेंगे, ये सब कैसे पता चलेगा आपको, विस्तृत प्रांकलन से ही पता चलेगा। ठीक, और विस्तृत प्रांकलन की परियोजना का निर्माण काल ज्ञात किया जाता है। हमने शुरू में डिस्कस किया, अगर आपको निर्माण काल ज्ञात करना है किसी भी परियोजना का तो आप कैसे ज्ञात करोगे, आप इस विस्तृत प्रांकलन से ही ज्ञात कर सकते हो कि निर्माण कार्य कितने समय तक चलेगा। उसी के आधार पर आप इस निर्माण कार्य को नियंत्रण यानी निर्माण कार्य को नियंत्रण में रख सकते हो। अगर समय से नहीं चल रहा है, पीछे चल रहा है, तो तेज़ी लाएंगे। ठीक, और तेज़ी से चल रहा है, अगर क्वांटिटी कहीं क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है तो उसको क्वालिटी को मेंटेन रखेंगे हम। ठीक, उसके बाद क्या है, विस्तृत परियोजना निविदाएँ आमंत्रित करने के लिए भी, अब जब आप निविदाएँ आमंत्रित करते हैं तो आपको डिटेल एस्टिमेट ही आधार बना के चलना पड़ता है। ठीक,
तो निविदाएं आमंत्रित करने के लिए भी ये डिटेल एस्टीमेट चाहिए होता है। आपको पूरा चीज़ बताना पड़ेगा ना, तभी तो ठेकेदार उसमें वो लगा पाएगा, बोली लगा पाएगा। आपको सब चीज़ बतानी पड़ेगी कि इतनी क्वांटिटी में ये काम होगा, इतना क्वांटिटी ये लगेगी, इतनी चीज़ें ये लगेंगी, इतनी चीज़ें, एक एक चीज़ आपको बतानी पड़ेगी, तभी वो अपना कोट कर पाएगा कि हम इतना पैसे में इसको कोट कर रहे हैं। ठीक। निर्माण कार्य की तकनीकी स्वीकृति प्रदान करने के लिए ये बनाया जाता है। ये सबसे पहले डिस्कस हुआ। तकनीकी स्वीकृति मतलब जो भी टेक्निकल बॉडी है आपकी, ठीक, वो आपको क्या करेगी, टेक्निकल सेंशन देगी। टेक्निकल सेंशन कौन दे सकता है आपको, टेक्निकल सेंशन आपको दे सकता है, तो टेक्निकल सेंशन आपको कौन देगा, टेक्निकल अधिकारी देगा। कौन सा टेक्निकल अधिकारी देगा, जिसके पास भी अथॉरिटी रहेगी, चाहे असिस्टेंट इंजीनियर हो, चाहे चीफ इंजीनियर हो, ठीक, जो भी जिसके पास भी अथॉरिटी है वो आपको टेक्निकल सेंशन देगा। वो क्या देखेगा, वो ये देखेगा कि जो भी आपका वर्क है क्या वो टेक्निकली साउंड है, ठीक, क्या उसकी डिज़ाइन सही है, क्या उसकी ड्राइंग सही है, ठीक, क्या वो अकॉर्डिंग टू लॉ, बाय लॉ बना हुआ है कि नहीं, ये सब चीज़ें वो चेक करेगा। ठीक। तो किसके उसके लिए उसको क्या चाहिए, उसके लिए उसको विस्तृत प्रांकलन ही चाहिए होगा। ठीक। फिर है आपके पास संशोधित या पुनर्रचित प्रांकलन। अब देखिए रिवाइज्ड एस्टीमेट। ठीक। तो आपके पास है अगला है रिवाइज एस्टीमेट। तो खुले बाजार में निर्माण सामग्री या मजदूरों की दिहाड़ी अथवा दोनों के प्रभावित होने वाली वृद्धि हो जाने पर अथवा अन्य किसी कारणवश जब परियोजना के निर्माण व्यय इसकी मूल स्वीकृति से 10% से अधिक बढ़ जाने की संभावना हो, ठीक, अथवा बढ़ जाए, तो तुरंत कार्य का संशोधित प्रांकलन बनाया जाता है और इसकी पुनः स्वीकृति प्राप्त करनी पड़ती है। अब इसमें देखिए क्या हुआ। तो यह प्रांकलन तब बनाया जाता है जब आपका जो स्वीकृति आपने ली, स्वीकृति कब लिया आपने, टेक्निकल सेंशन लिया, तो आपने जब स्वीकृति प्राप्त की 100 रुपये में, और मान लीजिए जब स्वीकृति प्राप्त करने के बाद और निर्माण कार्य शुरू करने से पूर्व में जो बीच में टाइम होता है, उसके बीच में क्या हुआ, या फिर निर्माण कार्य शुरू करने के बाद भी अगर इसकी कॉस्ट बढ़ गई है 10% से ज़्यादा, नहीं 110 रुपया से ज़्यादा हो गई, तो आप क्या करेंगे, ये जो आपने स्वीकृति प्राप्त की थी उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा, तो आप दोबारा इसकी स्वीकृति प्राप्त करेंगे। ठीक। इसी को कहते हैं, फिर आपको एस्टीमेट बनाना पड़ेगा, इसी को कहते हैं रिवाइज एस्टीमेट। ठीक। कब, जब जब आपने स्वीकृति ली है उसका 10% से अधिक कॉस्ट बढ़ जाए। ठीक। अब ये क्यों बढ़ जाएगी, या तो आपकी मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाए, ठीक, या आपकी लेबर कॉस्ट बढ़ जाए, या दोनों बढ़ जाए। ठीक। तो ये इस कारण से बढ़ सकते हैं। ठीक। इन कारण से अगर स्वीकृति से आपकी बढ़ जाती है 10% से अधिक, तो आपको रिवाइज एस्टीमेट बनाना पड़ता है। ठीक। और इसकी पुनः स्वीकृति प्राप्त करनी है। संशोधित प्राक्कलन में प्रत्येक मद के मूल तथा संशोधित परिमाण लागत तुलनात्मक विवरण देना और अंतर का कारण। तो आप क्या करेंगे, जब रिवाइज एस्टीमेट बनाएंगे तो आपको जो पहले कॉस्ट थी, जो अब कॉस्ट हो गई, ठीक, और किस कारण से हो गई, ये सब आपको डिटेल में देना पड़ेगा जब आप टेक्निकल सेंशन के लिए फिर से स्वीकृति प्राप्त करने जाएंगे तब। ठीक। देना होता है और अंतर भी स्पष्ट करना पड़ता है कि किस कारणवश ये अंतर आ गया। ठीक। लागत सारांश यानी एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट में मदों का मूल लागत संशोधित लागत दोनों दर्शाई जाती हैं। तो जब आप एब्स्ट्रैक्ट ऑफ शीट बनाते हैं यानी इसमें कॉस्ट दिखाते हैं, उसमें जो पहले कॉस्ट थी जो अब कॉस्ट है दोनों दिखाते हैं। ठीक। तथा संशोधित लागत दोनों दर्शाई जाती हैं जब परियोजना के मूल स्वरूप में निर्माण काल के दौरान कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन आ जाए तब भी संशोधित प्राक्कलन बनाया जाता है। अगर कोई परियोजना में कोई उलटफेर हो जाए, ठीक, उलटफेर हो जाए तो भी ये बनाया जाता है। ठीक। चाहे अगर मान लीजिए हुआ क्या, पहले में तो कॉस्ट बढ़ गई आपकी और आपने कुछ उलटफेर कर दिया, यानी कुछ डिजाइन में या ड्राइंग में चेंज कर दिया, तो भी आपको टेक्निकल सेंशन दोबारा बनाना पड़ेगा, यानी रिवाइज एस्टीमेट बनाना पड़ेगा, चाहे इसकी कॉस्ट में कोई चेंज ना आया हो। ठीक। तो ये आपका है। तब आपके निर्माण कार्य में अगर कोई फेरबदल हो जाए और उस फेरबदल के कारण भले ही कॉस्ट में कोई फर्क ना आ रहा हो, तो भी आपको संशोधित पुनर्रचित ये सब प्राक्कलन यानी रिवाइज एस्टीमेट दोबारा बनाना पड़ेगा, पुनः उसकी टेक्निकल सेंशन लेनी पड़ेगी, तब आप निर्माण कार्य चालू रख सकते हैं। ठीक। तो इसमें दो चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट। ठीक। तो ये पता होना चाहिए कि आपको संशोधित प्राक्कलन कब बनाया जाता है, और ये भी पता होना चाहिए जब एब्स्ट्रैक्ट शीट बनाते हैं इसकी कॉस्ट दिखाते हैं, कॉस्टिंग करते हैं, तो आपको जो पहले कॉस्ट थी जो अब कॉस्ट है और किस कारण से हो गई, तीनों चीज़ें दिखानी पड़ती हैं। ठीक। फिर आपके पास पूरक प्राक्कलन यानी सप्लीमेंट्री, सीधी सी बात है, सप्लीमेंट्री का मतलब कुछ अतिरिक्त जुड़ जाना। जैसे आप निर्माण कार्य बनाए, ड्राइंग बनाए, उसमें कुछ अतिरिक्त चीज़ें जुड़ गई, ठीक, अतिरिक्त चीज़ें इसमें जुड़ गई,
तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो ये अतिरिक्त काम बढ़ा है इसके लिए टेक्निकल सेंसन दोबारा लेना पड़ेगा, क्योंकि इतना काम बढ़ गया है। तो इसके लिए आप दोबारा इसकी ड्राइंग बनाओगे, ठीक, और आप इसका दोबारा से एस्टिमेट लोगे, ठीक। तो केवल अतिरिक्त नक्शे चीज़ आपको क्या तैयार करना पड़ेगा, अतिरिक्त नक्शे तैयार करना पड़ेगा और अतिरिक्त काम का ही आपको प्राकलन बनाना पड़ेगा, ठीक। देखिए इसमें क्या, निर्माण कार्य के दौरान यदि कुछ अतिरिक्त कार्य आ जाए, अतिरिक्त कार्य मतलब कुछ कार्य बढ़ गया जिसके मूल स्वीकृति में प्राकलन में प्रावधान है, जब मूल स्वीकृति आपने ली थी तब वो काम नहीं था, अब हो गया है, ठीक, कराना आवश्यक हो जाए तो इसके लिए पूरक प्राकलन बनाया जाता है। तो पहली चीज़ तो ये कि कब बनाया जाता है, इसके लिए पूरक प्राकलन बनाया जाता है। अतिरिक्त कार्य निर्माण कार्य में संरचना में फेरबदल के कारण आवश्यक होता है, ठीक। मान लीजिए कोई थॉट प्रोसेस आ गया कि ये चीज़ें ऐसी हो सकती है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ अतिरिक्त कार्य उसमें जोड़ना पड़ेगा, ठीक। और उसके लिए आपको प्रोसेस स्वीकृति लेनी पड़ेगी, यानी दोबारा इसका सप्लीमेंट एस्टिमेट बना के आपको देना पड़ेगा कि मूल स्वीकृति की भांति मूल स्वीकृतियाँ प्राप्त करनी पड़ती है। जैसे पहले आपने एस्टिमेट बनाया था उसी तरह से दोबारा बनाएंगे और फिर उसकी स्वीकृति प्राप्त कर लेंगे। लागत सारांश में मूल प्राकलन की धनराशि तथा इसमें नए कार्य की प्राकलित राशि को जोड़कर लागत का स्पष्ट विवरण देना होता है, ठीक। तो जो पहले कॉस्ट थी और उसमें जो अब जुड़ गई, दोनों को जोड़ के दिखाते हैं, फिर आपको टेक्निकल सेंसन मिलता है, ठीक है, फिर सेंसन हो जाता है आपका प्रोजेक्ट। तो ये आपका है पूरक प्राकलन, ठीक। फिर अगला क्या है आपके पास है मरम्मती कार्य व अनुरक्षण प्राकलन, ठीक। तो मरम्मती कार्य क्या है, भवनों या अन्य इंजीनियरिंग संरचनाओं के निर्माण पूरा होने के बाद उत्तम व सेवाकर दशा में बनाए रखने के लिए इसके समयबद्ध देखभाल व मरम्मत करानी आवश्यकता पड़ती है, ठीक। तो ये तो सबको पता है कि कोई भी भवन अगर आप बनाए हैं तो समय अगर इसको इसकी जिस अवस्था में उसी अवस्था में बनाए रखना है तो इसका पीरियोडिक आपको मेंटेनेंस कराना पड़ेगा, पीरियोडिक और स्पेशल मेंटेनेंस का कराते रहना पड़ेगा, ठीक। अब उसके लिए क्या करते हैं, आप उसको जब मरम्मत कराते हैं तो ये कोई 5 रुपये का मरम्मत नहीं है, ये भी लाखों करोड़ों में पहुंच जाता है जब बड़ी बिल्डिंग होती है तो, ठीक। तो आपको क्या करना पड़ता है, इसके लिए भी आपको सेंसन लेना पड़ता है, पैसे पास करवाने पड़ते हैं, ठीक। तो अतः प्रतिवर्ष मरम्मत के लिए मरम्मती कार्य प्राकलन बनाया जाता है। तो ये जब आपको मरम्मत कार्य कराने हो तब आप क्या करते हैं, मरम्मती कार्य प्राकलन बनाया। यह प्राकलन भी विस्तृत प्राकलन की तरह ही बनाया जाता है। आपको सब कुछ बताना पड़ता है कि इतने दूरी में आपने मेंटेनेंस किया, इतना क्वांटिटी लगा मटेरियल, इतना लेबर वर्क लगा और इतनी टोटल कॉस्ट आई किसमें, मेंटेनेंस काम में, ठीक। अब मेंटेनेंस का आप क्या क्या हो सकते हैं, जैसे सफ़ेदी हुई यानी पेंट आपका वाइट वॉशिंग हुआ, यानी फिर पुताई हुई, रंग रोदन हुआ, छतों की गटर की सफाई हुई, जो गटर होते हैं उनकी सफाई हुई, फिर टूटे हुए कांच बदलने हुए, अन्य छोटी मोटी मरम्मत कार्य हुए, ठीक। अब वार्षिक मरम्मत कार्य के लिए प्राकलन संरचना की मूल लागत का 1.5% से अधिक नहीं होना चाहिए, ठीक। तो 1.5% से ज़्यादा नहीं जाता है जनरली। वार्षिक मरम्मत कार्य के मदों के परिमाण स्थिर रहते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपकी कोई बिल्डिंग है, सरकारी भवन है, तो उसमें क्या अगर पेंट कराना है तो ये जो क्वांटिटी है ये फिक्स रहती है हर साल। इसको आप क्या करते हैं, एक ही बार मेजर करके लिख लेते हैं, किसमें, मेजरमेंट सीट में, ठीक। इसमें लिख लेते हैं कि इतना 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 चीज़ें हैं। फिर जब आप अगले साल बनाते हैं इसका एस्टीमेट, ठीक, जब आपको सेंसन लेनी पड़ती है तो आप क्या करते हैं, आपके पास क्वांटिटी पहले से ही रहती है, आपको बस रेट से मल्टीप्लाई करके एस्टीमेट तैयार कर लेना होता है, ठीक। तो ये आपका है स्पेशल मेंटेनेंस, ये आपका यानी रिपेयर और मेंटेनेंस। वार्षिक मरम्मत कार्य का परिमाण स्थिर रहता है जो माप पुस्तिका यानी मेजरमेंट बुक में लिखा रहता है, ठीक। वार्षिक मरम्मत प्राकलन के अतिरिक्त विशेष मरम्मती प्राकलन भी बनाए जाते हैं, ठीक। तो ये पहली चीज़ बताइए, दो तरह के प्राकलन होते हैं, मेंटेनेंस होते हैं। पहला होता है जो वार्षिक आप कराते हैं, रेगुलर मेंटेनेंस। एक होता है स्पेशल मेंटेनेंस, ठीक, जो 10 साल 5 साल जब ज़रूरत पड़े तब कराए जाते हैं, ठीक। जैसे कांच का बदलना, अब ये क्या है, ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर साल कराना पड़े आपको, हो सकता है 5 साल में एक बार कराना पड़े, ठीक। लेकिन पेंटिंग क्या, पेंटिंग का जो फ्रीक्वेंसी है वो फिक्स है, 2 साल में एक बार, 3 साल में एक बार, 5 साल में एक बार, ठीक। तो ये आपका रेगुलर मेंटेनेंस है। टूटे हुए कांच बदलना, ये क्या आपका स्पेशल मेंटेनेंस है, ठीक। तो इसके लिए भी आपको क्या बनाना पड़ता है, इसके लिए भी एस्टीमेट बनाना पड़ता है। एस्टीमेट बनाएंगे तो आपको क्वांटिटी पता होनी चाहिए। क्वांटिटी कैसे पता चलेगी, आपके पास वो मेजरमेंट बुक में लिखी रहेगी, आप क्वांटिटी वहाँ से उठाएंगे और आज की रेट से मल्टीप्लाई करके आप टोटल कॉस्ट निकाल के एस्टीमेट बना लेंगे। तो ये है आपका रिपेयर और मेंटेनेंस वाला एस्टीमेट, ठीक। तो हमने क्या क्या देखा आज, हमने देखा कि टाइप्स ऑफ एस्टीमेट, यानी आपने प्रिलिमिनरी एस्टीमेट देखा, उसमें कितने टाइप के एस्टीमेट होते हैं। हमने देखा कि प्लिंथ एरिया एस्टीमेट होता है, क्यूबिक रेट होता है, यूनिट रेट होता है, ठीक। ये सब चीज़ें हमने देखी। घनी फिर आपके पास प्रतिशत होता है, सामग्री और लेबर के आधार पर बनाया जाता है, ठीक। फिर हमने डिटेल एस्टीमेट देखा, ठीक।
ठीक। तो आपके सिलेबस में जो प्रारंभिक यानी प्रिलिमिनरी सर वो है एस्टिमेट है, उसके अंदर आपके अंदर कुर्सी क्षेत्रफल आपको देखना है और क्यूबिक रेट एस्टिमेट आपको देखना है। दोनों आपको तैयार करके जाना है, एग्जाम में ये सब आ सकता है। ठीक। फिर हमने देखा डिटेल एस्टिमेट। डिटेल एस्टिमेट भी काफ़ी टाइप के होते हैं। कौन कौन से? आपका मद दर होता है, पूरक होता है, संशोधित होता है और वार्षिक होता है। यानी इन सब में आप अंतर भी पूछ सकता है आपसे, इन सब की डिफिनीशन पूछ सकता है। ठीक। और जैसे अगर हम अंतर पूछ लेगा आपको सप्लीमेंट्री और रिवाइज एस्टिमेट में। ठीक। तो रिवाइज एस्टिमेट कब बनाया जाता है? जब लागत बढ़ जाती है। ठीक। सप्लीमेंट्री एस्टिमेट का जब अतिरिक्त कार्य जुड़ जाता है। ठीक। तो ये सब आपको अंतर पता होना चाहिए। ठीक। डिटेल एस्टिमेट कब बनाया जाता है? जब आपको तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करनी हो। पूरक प्रांकलन ये सब डिस्कस हो चुका। तो ये सब चीज़ें आपकी हैं टाइप्स ऑफ एस्टिमेट। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक। इससे क्वेश्चन आगे भी बनते हैं। फिर हमने देखा मरम्मती कार्य, तो ये सब आपके एस्टिमेट है। उसके बाद अब अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि ये जो आपका प्रांकलन है कितने स्टेज में बनाया जाता है, कितने स्टेजेस में बनाया जाता है। ठीक। तो इसके साथ ही ये स्टेजेस देखने के साथ ही ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।